गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है विलेन। उसमें जो पिछले वीडियो में हमने हेनरी का नियम आपको बताया था, तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं राउल्ट का नियम और उसके साथ साथ क्वथनांक में उन्नयन, मोलर उन्नयन और मोलल उन्नयन, इसी के साथ साथ हिमांक में अवनमन। अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे आज के इस वीडियो में। आइए मेरे साथ चलते हैं आज के एक मोटिवेशनल कोट के साथ वीडियो पर, और वीडियो में आप स्किप ना किया करें, पूरा वीडियो देखें जिससे लगातार जो फ्लो रहता है आपका वो अच्छे से समझ में आएगा कि जो भी नियम है, हमने पिछले वीडियो में आपको हेनरी का नियम बताया, उसके भी चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। लेकिन आज का वीडियो जो है वो अति महत्वपूर्ण है। राल्ट का नियम अति महत्वपूर्ण ही है, उसके साथ साथ जो हमने आपको क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन जो भी है, वहां से आपको एक सवाल मिलेगा जरूर। थ्योरी अगर नहीं पूछता है तो सवाल तो मिलना ही मिलना है, और जब तक आपको थ्योरी नहीं बढ़िया से क्लियर है तो सवाल भी आपको तैयार नहीं होगा। तो देखिए, पहले थ्योरी क्लियर करते हैं, इसके बाद में एक वन शॉट वीडियो लाएंगे जिसमें आपके इस चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोट। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन को बदलना है। कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो चलिए आज से ही हम कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं अपने आप में, कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम 2025 है उसके लिए लगातार निरंतर हम तैयारी करेंगे तो मंजिल हमें जरूर हासिल होगी। और मंजिल के साथ साथ हमारे माँ बाप का भी नाम होगा और हमारे गुरु का भी नाम होगा। तो चलिए आज के अपने वीडियो पे चलते हैं। फर्स्ट नियम जो है आपका राउल्ट का नियम, पहले ही हमने बताया कि महत्वपूर्ण नियम है आपका ये। तो देखिए, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का, हम किसी विलायक में क्या मिला रहे हैं, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, तो उसमें जो हमें विलयन प्राप्त होगा उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन कामा उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। रिपीट करते हैं कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो बढ़िया से थ्योरी तैयार करना है आपको कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। डेरिवेशन, यदि एम मोल विलायक लिए लेते हैं
यदि m मोल विलायक जिसका वाष्प दाब P नॉट, जो आपका m मोल विलायक है उसका वाष्प दाब हमने P नॉट मान लिया है, में स्मॉल n मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब PS है। ध्यान रखना है कि जो विलायक है हमारा m मोल, इसका वाष्प दाब हमने P नॉट माना, जिसमें n मोल अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ मिला रहे हैं वो n मोल है, और जो हमें विलयन प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब PS है। तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, तो देखिए पहले क्या है हमारे पास विलायक, तो विलायक का वाष्प दाब कितना है P नॉट, तो विलायक का वाष्प दाब माइनस जो विलेय है उसका वाष्प दाब, में पता लग जाएगा कि वाष्प दाब में कितना अंतर है या कितना अवनमन है। तो P नॉट माइनस का हो जाएगा आपका PS, तो वाष्प दाब में अवनमन हमें क्या प्राप्त हुआ P नॉट माइनस PS, तथा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा कि वाष्प दाब में जो अवनमन क्या है आपका P नॉट माइनस PS, और आपेक्षिक अवनमन जो होगा अपान में क्या आ जाएगा, जो विलायक का वाष्प दाब है P नॉट, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। अब विलेय का मोल प्रवाह, जो पिछले वीडियो है उसमें हमने मोल प्रवाह आपको बताया था कि घटक के मोल अपान विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो हाँ यहाँ पर क्या है, विलय हमारा क्या है n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, विलय और विलायक, तो विलय के मोल स्मॉल n और विलायक के मोल कैपिटल N, तो विलय का मोल प्रवाह बराबर क्या हो गया n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब जो आपका नियम बोल रहा है कि राहुल देखिए क्या लिखा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम राल्ट के नियमानुसार। आपेक्षिक अवनमन मोल प्रवाह के बराबर होता है, तो आपेक्षिक अवनमन क्या प्राप्त हुआ था हमें P नॉट माइनस का PS अपान में P नॉट बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये देखिए एक फार्मूला कि P नॉट माइनस PS अपान P नॉट बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जो P नॉट है क्या है विलायक का वाष्प दाब, PS जो है आपका वो विलेय पदार्थ का वाष्प दाब, और स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या।
इस समीकरण को राल्ट के नियम का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को राल्ट के नियम का समीकरण कहते हैं। ये यहाँ पे यदि विलयन आपका तनु होता है, तनु, यदि विलयन तनु है तब, यदि जो आपका विलयन तनु है तो जो स्मॉल एन का मान होगा कैपिटल एन जो है आपकी इसकी तुलना में बहुत कम होता है। स्मॉल एन का मान इस कैपिटल एन के अपेक्षा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है तो एन प्लस कैपिटल एन इज नियरली इक्विवेलेंट कैपिटल एन। तो एन प्लस कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा? लगभग एन के। तो समीकरण हमें प्राप्त होगा पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। ये लीजिए एक और समीकरण मिला हमें कि पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपान में कैपिटल एन। कीजिए नोट। देखते हैं नेक्स्ट। राल्ट के नियम की सीमाएं। राल्ट के नियम की सीमाएं देखिए। फर्स्ट है कि राल्ट के नियम की सीमाएं क्या निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखा है आपका कि राल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। जो भी आपके विलयन तनु होते हैं उन सभी पर राल्ट का नियम लागू होता है। तो राल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। नेक्स्ट में है आपका दूसरा नंबर कि राल्ट का नियम केवल और केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। अवाष्पशील विलयनों के पदार्थ पर लागू होता है। अब राल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। नेक्स्ट है आपका वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राल्ट का नियम। जो भी आपके वैद्युत अपघट्य होते हैं उन विलयनों पर राल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राल्ट का नियम लागू नहीं होता है। लास्ट में है कि जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के भी विलयन में राल्ट का नियम लागू नहीं होता है। कि जो पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं उन विलयनों पर राल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये रही सीमाएं आपकी। फर्स्ट है क्या हमने बताया कि राल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरी है आपकी राल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। थर्ड है वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राल्ट का नियम लागू नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों पर भी राल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को
किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन हमने बताया आपको कि जो भी आपका विलायक है, जैसे एग्जांपल बतौर देखिए यहाँ पे, ये मान लिया इसमें विलायक जो है हमारा जल, H2O क्या है, विलायक। H2O हमने विलायक लिया है। अब इसमें लिखा है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ को, अब जिसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ, मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक को जब इसमें घोलेंगे तो क्या होगा, जो आपका जल है इसके क्वथनांक में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होगी। तो जब कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, इसे, इस वृद्धि को ही हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि हमने जो विलायक है आपका वो जल लिया है, उसमें अगर कुछ अशुद्धि अवाष्पशील पदार्थ, मान लिया हमने नमक को डाला, तो क्या होगा, जो हमारा विलायक जल है उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। इसी वृद्धि को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। आशा करता हूं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो कॉपी पेन साथ ही साथ लेके बैठे हैं, जिससे आप थ्योरी की ये नोट्स भी बनाते रहें, जो आपके आगे एग्जाम में काम आएंगे। चलो नेक्स्ट एक बढ़िया टॉपिक है आपका, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक है, लिखा है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु को घोलने पर, क्या लिखा है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु को घोलने पर इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक, या इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो बढ़िया से ध्यान रखना है ऐसे कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु को घोलने पर इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे विलायक का आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आप मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए देखिए, इसे K100 से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है, इसे हम K100 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक केल्विन प्रति मोल। ध्यान रखना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मात्रक केल्विन प्रति मोल 100 ग्राम होता है। परिभाषा समझ में आई होगी सभी को कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु को घोलने पर इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे विलायक का आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे K100 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन प्रति मोल 100 ग्राम होता है। अब देखिए क्वथनांक उन्नयन विधि से विलेय का अणुभार।
क्वथनांक उन्नयन विधि से विलेय का अणुभार निकालने के लिए सूत्र। अब क्वथनांक उन्नयन विधि से विलेय का अणुभार पूछा जाता है तो इसके लिए जो फार्मूला है वो देखिए क्या है कि स्मॉल m इज इक्वल टू 100 गुणे के 100 इंटू स्मॉल w अपान में आपका हो जाएगा डेल्टा टीवी और इंटू कैपिटल W। अणुभार m बराबर हमने फार्मूला आपको लिख रखा है कि 100 गुणे के 100 इंटू स्मॉल w अपान में डेल्टा टीवी और गुणे कैपिटल W। आप देखिए इन सभी का सामान्य अर्थ, तो जहां m बराबर क्या है आपका अणुभार, m फॉर मास, मास मीन द्रव्यमान या मोलिकुलर वेट अणुभार। इसके बाद में जो आपका K100 है, K100, तो जो K100 है, K100 बराबर विलायक का, जो भी आपका विलायक होगा, विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक, या इसे हम आणविक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। तो K100 बराबर विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w जो है आपका, स्मॉल w जो विलेय होगा उसका भार, विलेय का भार, और जो कैपिटल W है वो आपका विलायक का भार। और शेष जो आपका डेल्टा टीवी है वो क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीवी हमने बताया क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन, जब विलयन का क्वथनांक विलयन का क्वथनांक माइनस जो विलायक है उसका क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। तो ये रहे आपके जो भी प्रतीक है उनके सामान्य अर्थ। फार्मूला ध्यान रखना है बढ़िया से, यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 3 नंबर का। तो देखिए लिखा है m बराबर 100 गुणे के 100 गुणे स्मॉल w अपान में डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल W। जो स्मॉल m है आपका विलेय पदार्थ का अणुभार होगा, K100 जो विलायक है आपका उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w जो विलेय है उसका भार, और कैपिटल W जो है आपका वो विलायक का भार, और डेल्टा टीवी जो दे रखा है वो क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीवी जो है आपका क्वथनांक में उन्नयन, और उन्नयन तो जो विलयन है हमारे पास उसका क्वथनांक माइनस क्या हो जाएगा जो विलायक है उसका क्वथनांक। तो ये प्रतीकों के सामान्य अर्थ रहे। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से समझ रहे होंगे। नोट करते जाइए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए। ये फार्मूले आपको बढ़िया से याद रखने हैं क्योंकि ये अभी आपको जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो मिलेगा वहां पे इन सभी की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन, मोलर हमने बता दिया है, अब आपका क्या है कि मोलल। तो ध्यान रखना है कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवगट्य के 1 ग्राम अणु को, वहां पे क्या था 100 ग्राम, यहाँ पे रहेगा आपका 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक
कहते हैं। ध्यान रखना है, बढ़िया से रिपीट किए देता हूं कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु को, जो आपका अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट है उसके 1 ग्राम अणु को 1000 ग्राम ब्लैक में घोलने पर इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे K100 या KV या KV से प्रदर्शित, वो K1000 है, सॉरी K100 नहीं है, K1000 या KV से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या मोल इनवर्स होता है। तो इसका भी अणुभार निकालने के लिए देखिए फार्मूला क्या होगा, जो अभी हमने बताया मोलर उन्नयन स्थिरांक में सेम वही फार्मूला है आपका कि स्मॉल m इक्वल टू, वहां पे 100 था, यहाँ पे 1000 गुणे के 1000 हो जाएगा या के वी लिख लेते हैं, इनटू स्मॉल w अपान में वही डेल्टा टीवी और इनटू क्या है आपका कैपिटल W। अणुभार ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे, स्मॉल m बराबर 1000 गुणे के वी गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी और कैपिटल W। तो एम बराबर अभी आपको बताया था कि विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और केवी आपको अभी K100 या केवी क्या बताया था कि जो विलायक है उसका विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद में है हमारा स्मॉल w, तो जो विलेय होगा उसका अणुभार इसके बाद में है कैपिटल W, विलायक का अणुभार, और लास्ट में आपका क्या बचा है डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन अभी बताया कि विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। कीजिए नोट। चलिए नोट हो गया, अगला टॉपिक देखते हैं। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन बढ़िया टॉपिक है आपका। क्या लिख रखा है कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट को किसी विलायक में घोलने पर, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट है उसे किसी विलायक में जब हम घोलते हैं तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। क्या होगा, विलायक का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाएगा। अतः हिमांक में इस कमी को ही हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में यह कमी विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। जो आपकी कमी होगी उसके समानुपाती, जो विलेय पदार्थ होगा उसके समानुपाती। इसे अक्षर जो है आपका डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट को किसी विलायक में घोलने पर विलायक का क्या हिमांक कम हो जाता है। अतः हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में यह कमी जो विलेय आपका पदार्थ होगा उसकी मात्रा के कैसा होगा
समानुपाती होगा। इसे अक्षर डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ इक्वल टू जो आपका विलयन का हिमांक, विलयन का सॉरी विलायक, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। जो हिमांक में अवनमन है आपका, ध्यान रखना है, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब इसका भी अणुभार ज्ञात करने के लिए हम यही फार्मूला यूज, जो अभी अभी आपको हमने पीछे बताया कि स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 गुणे, वहां पे के वी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा के एफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और इनटू स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, और अपान में आपका डेल्टा टी एफ हो जाएगा और गुणे कैपिटल डब्ल्यू। वही पिछला ही फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा यहाँ पर भी। तो डेल्टा टी एफ हमने बताया क्या है आपका हिमांक में अवनमन, और के एफ क्या हो जाएगा, के एफ क्या बताया था वहां पे आपको, के वी जो बताया था हमने आपको कि विलायक का आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा के एफ बराबर विलायक का हिमांक में अवनमन। बाकी सभी प्रतीकों के सामान्य अर्थ वही पिछले वाले हैं। डेल्टा टी एफ तो बता ही दिया कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर हिमांक में अवनमन। और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आपको पता ही है, विलय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, एम अणुभार है। बस इतना ही है, नोट कीजिए। देखते हैं अगला टॉपिक। ग्राम अणुक या आणविक अवनमन स्थिरांक। ग्राम अणुक या आणविक अवनमन स्थिरांक देखिए क्या लिख रखा है कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम अणु को 100 ग्राम, भाई सेम परिभाषाएं हैं, पिछली बताई थी अभी आपको हमने, जो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक बताया था उसी के अकॉर्डिंग है आपका आणविक अवनमन स्थिरांक, या से मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम अणु को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर इसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, फार्मूला अभी आपको बताई हमने कि जब अणुभार हमें ज्ञात करना है तो 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ और कैपिटल डब्ल्यू। एम बताया अभी आपको कि जो विलय है उसका अणुभार, विलय का अणुभार, और जो के एफ है आपका वो अभी बताया था कि विलायक, के एफ बराबर विलायक का मोलर, सॉरी मोलल है, मोलल अवनमन स्थिरांक।
और स्मॉल डब्लू विलय का भार कैपिटल डब्लू आपका क्या हो जाएगा, विलायक का भार और जो लास्ट में है आपका डेल्टा टी एफ, तो हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन कैसे निकालेंगे कि विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, तो विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ये रहा आपका फार्मूला उन सभी के समान अर्थ। चलिए नेक्स्ट, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक बिल्कुल सेम परिभाषाएं वैसी हैं जैसा आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक में बताया। यहाँ पे अवनमन स्थिरांक है तो किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम अणु को विलायक के कितने हैं, 1000 ग्राम, कितने हैं 1000 ग्रामों में घोलने पर इसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF या K1000 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना है कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम अणु को विलायक के 1000 ग्रामों में घोलने पर इसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। फार्मूला वही सेम रहेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपान में डेल्टा TF और इंटू कैपिटल W। ये रहा, लीजिए प्रतीक वही है आपके जो अभी आपके बताए हमने। इसका मात्रक भी देख लीजिए, KF का मात्रक, तो KF का मात्रक केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम, मात्रक क्या होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो जाता। चलिए लीजिए, KF का मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तो सभी को पता ही है, परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।